बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में नैना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नैना के माता पिता दोनों ही काम करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करते थे। एक दिन शहर से लौटते समय एक ट्रेन हादसे में दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं आते, बल्कि नैना के मामा और मामी आते हैं। अपने मामा मामी को देखकर नैना कहती है, मामा और मामी, आप दोनों अचानक? पापा और मम्मी तो अभी शहर से वापस नहीं आए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे बस कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। बेटा, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं मामा जी, कह दीजिए, ये सब झूठ है। मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही मेरे पास आएंगे और मेरे साथ घूमने जाएंगे, होटल में खाना खाएंगे, मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मैं मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं मेरे माता पिता के बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते। इस तरह से क्या कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाता है? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मामा के इतना कहते ही मामी जमुना आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अच्छा, तो अपनी बहन की मृत्यु के बारे में सुनते ही तुरंत दौड़े दौड़े यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि आप इस अनाथ और मनुष्य काली कलूटी बदसूरत लड़की को हमारे घर लेके जा सको। देखो जी, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें इस अनाथ का भी पालन पोषण करना होगा। देखो, ये काली कलूटी हमारी बला से कहीं भी रहे, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाकर रह लेगी। मैं अपने साथ इसे नहीं लेकर जाऊंगी। अपने रंग रूप में मेरे बच्चों को भी ऐसे ही कर देगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? यह मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जमुना अपने पति के सामने कुछ नहीं कर पाती और बेचारी नैना अपने मामा मामी के साथ उनके घर चली जाती है। नैना को देखते ही जमुना की बेटी दीप्ति और बेटा कृष्णा बहुत हंसते हैं। मम्मी, आप किस काली कलूटी बंदरिया को अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? मुझे तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। देखो तो कितनी काली है बेचारी, अपने ऊपर कितना ज्यादा मेकअप लगाती होगी, तब भी ऐसी की ऐसी लगती होगी, बदसूरत की बदसूरत। कृष्णा, क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। दीप्ति दीदी, मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। मम्मी, आप बता नहीं रही कि काली कलूटी बंदरी आपके साथ कौन है? अभी तक आपने इसका हमसे परिचय नहीं कराया। बताइए तो, इसे आप कौन से कोयले की खान से उठा के लेकर आई है? कुछ नहीं बेटा, अब ये काली कलूटी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और ये तुम्हारे पापा के स्वर्गवासी बहन की बेटी है। और तो सुन मनहूस, ये मत समझ लेना कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई हूँ तो तुझे मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, यहाँ रहने दूंगी। आज से और अभी से घर का सारा काम तू ही करेगी। किचन से लेकर झाड़ू पोछा करने तक, बर्तन साफ करने से कपड़े धोने तक सभी काम तुझे करना है, अगर रहना है तो, वरना मेरी बला से कहीं भी जाकर रह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं काली कलूटी मनहूस कहाँ से गले पड़ गई। इसके माता पिता को भी अभी मरना था। बेचारी नैना की मजबूरी थी, वह यहाँ से और कहाँ जाती, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मामी की सारी शर्तें माननी पड़ती हैं और वह घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। खाना बनाने से कपड़े धोने तक, स्त्री से लेकर घर की सफाई तक, और उसके बाद घर का सारा काम करती है। सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह काम करने के बाद वह सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है तो जमुना कहती है, ओ हेलो, क्या तो काली कलूटी हमारे साथ इस घर की नौकरानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? तेरी औकात है? चुपचाप पहले हम सबको खाना खाने दे, उसके बाद अगर हमारे आगे का बचेगा तो उसे बाहर जो टूटा फूटा कमरा पड़ा है वहाँ ले जाकर खा लेना और वहीं पर सो जाना है। इस घर में सिर्फ तो काम करने के लिए है, इससे ज्यादा तेरी औकात नहीं। इनकी वजह से चुप हो, वरना कब का तुझे धक्का मार के निकाल देती मनहूस। अरे भाग्यवान, इस बेचारे के ऊपर इतना तो अत्याचार मत करो। सुबह से कितना काम कर रही है, अब सुकून से खाना तो खाने दो। मम्मी देखिए पापा किस तरह से इस काली कलूटी नौकरानी की साइड ले रही हैं। आपको
इस काली कलौटी पर बहुत प्यार आ रहा है तो ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ और आप रहना अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी के साथ यहाँ पर ऐशो आराम से। मैं अब से पहले ही कह दिया था कि अगर ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी तो जैसा मैं रखूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ रहना है या फिर इस काली कलौटी मनहूस के साथ। मामी जी, आप लड़ाई मत कीजिए, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, वरना अकेली अब तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपके आगे का बचा कुचा खाना खा लूंगी, आप चिंता ना करो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर नैना अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारे मामा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। नैना घर का सारा काम करती और समय समय पर जमुना बेचारी नैना की बहुत पिटाई भी करती रहती और दीप्ति और कृष्णा भी नैना का बहुत मजाक उड़ाते, उसे काली कलूटी, बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकारते। नैना यह सब पीड़ा सह रही थी सिर्फ इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दीप्ति अपनी माँ से कहती है, मम्मी शाम को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और जब सब इस काली कलूटी को देखेंगे तो पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। आप कुछ भी कीजिए, शाम को पार्टी में ये नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति और जमुना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर नैना चाय लेकर आती है और चाय नैना के हाथ से जमुना के हाथ पर गिर जाती है। तभी वह नैना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब उसका पिटाई करके पेट भर जाता है तो वह नैना से कहती है, मनहूस काली कलूटी बदसूरत, तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तेरा रंग काला है क्या तुझे पूरी दुनिया भी काली नजर आती है? तुझे सब जगह अंधेरा ही नजर आता है, देख कर नहीं चला जाता? मेरा सारा हाथ जला दिया, मनहूस। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। मामी जी, मुझे आपसे कहना था कि आज दीप्ति दीदी का जन्मदिन है ना, तो मेरे पास कोई भी अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। अगर आप मुझे दीप्ति दीदी की कोई पुरानी फ्रॉक दे दे तो मैं उसे ही पहनकर पार्टी में आ जाऊंगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की कोई फ्रॉक नहीं देने वाली, और दूसरी बात तो मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में नहीं आएगी। वहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, जब वह तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को देखेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तू मेरी रिश्तेदार है तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इसलिए आज रात तू यहाँ नहीं रहेगी, अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना, कल सुबह आ जाना। ठीक है मामी जी, मगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस काम ही करे जा रही थी। अब आप मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। आज मैं पूरी रात सड़क पर ही काट लूंगी, सुबह वापस आ जाऊंगी जब पार्टी खत्म हो जाएगी और सब मेहमान चले जाएंगे। मम्मी, ये मनहूस काली कलूटी जब देखो भिखारियों की तरह मांगती रहती है। आज तो पार्टी है, सब कुछ बाहर से ही आएगा, घर में कुछ बना भी नहीं है। अब आप इस मनहूस को क्या देने वाली हैं? मैं तो कहती हूँ कल की जो भी सूखी रोटी पड़ी है उसे ही देकर भगा दीजिए, इससे पहले कि पिताजी घर पर वापस आ जाए, क्योंकि ये तो उनकी लाडली है ना, वह रोक लेंगे इसे। जमुना अपनी बेटी की बात मान लेती है और कल की बची कुची रोटी नैना को दे देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। बेचारी नैना वह रोटी लेकर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी मिलती है। तभी नैना उनसे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत कैसी है कि मुझे 2 समय का खाना भी नसीब नहीं। अम्मा जी रोइए मत, ये लीजिए, मेरे पास अचार के साथ 2 सूखी रोटियां हैं, अगर आप इन्हें खा सकती हैं तो इन्हें खा लीजिए। आज रात में भूखी ही रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो, तुम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारा दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सुंदर है, हमेशा खुश रहो। मगर बेटा तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? अम्मा जी मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। आपको पता है मेरे रंग रूप की वजह से बचपन से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मेरे माता पिता से जिंदा थे तो वह मेरा आत्मविश्वास गिरने नहीं देते थे। कहते थे रंग रूप से कुछ नहीं होता बेटा, इंसान की सुंदरता रंग रूप से नहीं दिल से होती है, और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है जो हमेशा सबकी मदद करती है। इस तरह वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। मेरी माँ भी मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मेरे रंग रूप की वजह से अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी से भगा दिया ताकि किसी को पता न चले कि काली कलूटी उनकी रिश्तेदार है। अब आप ही बताइए
कि मेरी जिंदगी में कहाँ सुख है। अगर मैं उदास ना हूँ तो क्यों ना हूँ। बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तो एक जादुई बुढ़िया हूँ और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आओ मैं तुम्हारी परेशानी दूर करती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक के कुएं से तुम्हें जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक देकर, जिससे तुम्हारी सब परेशानी मिनटों में दूर हो जाए। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत नैना को अपने साथ एक कुएं के पास ले जाती हैं और जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं से 2 जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक निकालती हैं और उन्हें नैना को देकर कहती हैं, बेटा, यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक के कुएं की फ्रॉक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आती है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लालची नहीं होते। तुम भी इन दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से लालच मत करना। जिस दिन भी तुम लालच करोगी उस दिन यह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक गायब होने के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि लालच नहीं करना। अम्मा जी, मैं जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करूंगी और इनकी धन दौलत से सभी गरीब, अनाथ, परेशान लोगों की भी मदद करूंगी। आप चिंता न करो। तभी वह बूढ़ी औरत जादुई सोने और चांदी के कुएं की फ्रॉक देकर वहां से गायब हो जाती है और नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने की फ्रॉक तुम मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दो ताकि कोई मेरे रंग रूप का मजाक ना उड़ा सके। और जादुई चांदी की फ्रॉक तुम मुझे एक महल जैसा घर दे दो जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी ना हो। सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, बहुत सारी धन दौलत, सब कुछ। नैना के इतना कहते ही जादुई सोने की फ्रॉक उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है। नैना खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक उसे एक महल जैसा घर देती है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर के अंदर जाकर नैना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और अपने साथ साथ गाँव के सभी लोगों की भी बहुत मदद करती है। नैना का बहुत नाम होने लगा था। जब इस बात की खबर जमुना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। पता नहीं उस मनहूस के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आई, जिनकी वजह से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी पूरे गांव को सोना और चांदी बरसा रही है। मेरे होते हुए वह मनहूस इतना ज्यादा नाम नहीं कमा सकती और मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक मैं चुरा कर लेकर आ जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे करती है लोगों की मदद। ऐसा सोचकर एक दिन जमुना रात होने के बाद नैना के घर जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने की फ्रॉक दीप्ति को पहनाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और जमुना जादुई चांदी की फ्रॉक से धन दौलत मांगती है तो वह बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। अब जमुना के पास कुछ भी नहीं बचता, बेटी भी बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती है। जमुना को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नैना जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कभी भी लालच नहीं करती बल्कि सभी परेशान, गरीब, अनाथ लोगों की मदद करती है, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, बाग जाऊँगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है।
कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए
सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहाँ जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उसके बाद उससे कहती हैं, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना लूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जल्दी सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया।
मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।